आज तक जो किया वो तो क्लियर होगा ना आप लोगों को, जो कल भी किया थोड़ा बहुत और जो एक दिन पहले भी किया था। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। ठीक है, तो आज बड़ा फास्ट करना है, एकदम से 100 की स्पीड में चलना है, हमें उससे नीचे आना नहीं है, क्योंकि दिन भी कम है और टॉपिक भी ऐसा है कि जो हमें जल्दी ही करना पड़ेगा। देखो, प्रोबेबिलिटी की जो बात मैंने आपको बता दी ना, वो आपको देख लेनी है वहां तक की। पीए पीबी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको याद से रखना है। बेस थ्योरम जो मैंने बताई वो भी आपको याद रखनी है, कभी भी वो भूलना नहीं है। या एक जो 30 या 25 मिनट की जो वीडियो मैंने दी है वो आप देख ले जनरल क्वेश्चंस के लिए। कॉइन के जो क्वेश्चन आते हैं हेड ऑन टेल होता है, उसमें 1/2 होता है हमेशा वो। जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं 1 से 6 नंबर उसमें होते हैं, आप जानते हैं। और जब दो डाइस एक साथ फ्लो की जाती हैं तो एक एक दो 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 ऐसे कर करके ऐसे 6 लाइन बन जाती हैं, 6 6 तक। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप देख लें। और कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स में आप ध्यान रख लेना 13 13 कार्ड होते हैं अलग अलग। जिसमें से अगर देखा जाए तो 26 तो ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। फेस वाले कौन से होते हैं, ये नॉर्मल बातें, ये देखो आपको आती होंगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वही जैसे मैंने बताया ना ऑरेंज वगैरह की, कि टोटल 12 हैं, 12 में से 2 डिफेक्टिव हैं, तो 2/12 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो वो सारी चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आते होंगे। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि हमें लगता है हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले मीन पढ़ते हैं, और कल वाला क्वेश्चन वो कर लेना आप, जो मैंने बताया था ना, जैसे 0 to π/3 cos t है यहाँ पे। तो एक बार इसमें π/3 पुट होगा, एक बार 0। इसको कैसे खोलेंगे हम एक तरीके से, cos π/3 माइनस cos 0। cos π/3 का क्या मान है, cos 0 का क्या है, वो आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाई का रिलेटेड क्वेश्चन ही था वहां पे, डेफिनेट इंटीग्रल का, तो आप इसको भूले ना। वो कल वाला क्वेश्चन आप कर लें, मैक्सिमम मिनिमा वाला भी। मीन, अच्छा देखो, मीन बड़ा आसान सा है। अगर एक आदमी बोलता है कि 10 लेडीज हैं और वो सारी की सारी क्लिनिक विजिट करती हैं, और एक जनी जो है 8 करती है 8 बार, एक 6 बार, एक 5 बार, एक 5 बार, एक 7, एक 4, एक 5, एक 9, एक 7, एक 4, ऐसे वो बोलता है, तो बोलता है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिट्स बताइए उनकी। तो जहां पे ये एवरेज वर्ड आ जाता है ना, तो मेरा बताने का कुछ बचता ही नहीं है। आप सबको पता है मीन, एवरेज या औसत। मीन, एवरेज या जो हम इसकी बात करते हैं वो आप ध्यान रखें, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। सिंपली क्या करना होता है, इनको जोड़ के और जितने नंबर है उनसे भाग कर देना होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 डेटा दिया है और मीन इसका पूछ लें, तो 1 + 3 + 4 ऐसे करके डिवाइड बाय 4, जितने नंबर है 4 3 7, और 10/4, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, 2.5। तो मीन ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता है जो कि मेरे समझाने की या बताने का आपकी हो। मैं मानता हूं कि मीन से आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है। आपको एवरेज निकालना है, जितने गिवन है उनका सम करके भाग कर दे नंबर ऑफ जितने भी गिवन है। ये बड़ा ही आसान है। मीन के आगे हम बढ़ते हैं तो मीडियन की बात आती है, किसकी बात आती है, मीडियन की। और जैसे मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन का मतलब होता है माध्य या फिर बीच वाला। तो ओड अगर नंबर होता है तो माध्य निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे, आप 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ये। या फिर इसका फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं, तो फार्मूला सीधा सीधा ये बोलता है कि जितने नंबर गिवन है उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दो और वो वाली वैल्यू उठा लो। तो 7 नंबर हैं, 7 में एक जोड़ दो, डिवाइड बाय 2, तो 8/2 का मतलब क्या है, चौथी वैल्यू उठा लो। तो 1 2 3 4, चौथी वैल्यू यही है, तो यही आंसर है। फार्मूला पूछ ले तो ओड नंबर जब होते हैं n+1 डिवाइड बाय 2 हम करते हैं, तो वो हमारा माध्य आ जाता है ओड नंबर्स में। तो अगर वो इवन नंबर हो, जैसे कि 10 20 30 40 50 और 60, तो इस केस में हमारा कभी भी क्या नहीं आ पाता है, मीडियन एक नहीं आ पाता है, एक से ज्यादा आते हैं। तो हमें इस केस में क्या करना होता है कि n/2 वाली वैल्यू ले लो, और साथ में n/2 + 1 वाली वैल्यू ले लो, और इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दो। मतलब कि नॉर्मल पता चल रहा है आपको, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, तो 2 मीडियन बने अब। तो एक तरीके से इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, 30 + 35। 40 डिवाइड बाय 2, मतलब कि व्हाट इज द आंसर, 35 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ऐसे ही है, जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं आपको एकदम से इनको भूलना नहीं है। मतलब एक तरीके से वही है, n/2 मतलब 6 है, 6/2, तीसरी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, थर्ड वैल्यू। n+1/2 तो 7/2, मतलब वही लगभग चौथी वैल्यू आती है। इसकी अपर वैल्यू लेते हैं एक्चुअली हम, अपर वैल्यू इसकी ली जाती है। तो वही मतलब एक तरीके से जो बीच के 2 मीडियन है ना, उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, बस यही मीडियन आ जाएगा फाइनल। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन है वो बच्चा जो इसका आंसर देगा। एक पेपर में क्वेश्चन आया, 160 है, 157 है, 156 है, 161 है, और उसने ऐसे दिया, और 159 है, और 162 है। तो उसने बोला कि इसका मीडियन बताइए, देखते हैं कौन बताता है।
व्हाट इज द मीडियन फॉर द गिवन क्वेश्चन? 160, 157, 156, 161, 159 और 162। व्हाट इज द मीडियन? देखते हैं कौन आंसर करता है। वन 158 कितना है? 158 158 आया है। जरूरी नहीं है, अपने अपने आप से अंदाजा नहीं लगा सकते आप, अपने आप से अंदाजा नहीं लगा सकते कभी भी। आपको क्या करना होता है हमेशा, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज देख लेनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर ऐसा डेटा, देखो एक सिंपल सी बात है, कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले तो ये देख लेना होता है कि इसकी सेंस क्या बनती है। तो एक सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी मीडियन की बात होती है ना, तो सीधा नहीं निकालते। अक्सर क्या होता है, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल दे यहीं पे, 64.5 आया सर। यहीं से वो बोल दे कि अगर ये हाइट्स है किसी की, अगर ये हाइट्स हैं किसी की और आपको मीडियन हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है? मीडियन हाइट निकालनी है। तो कभी भी मीडियन निकालने के लिए ना नंबर को सबसे पहले सॉर्ट कर लो, सबसे पहले नंबर को सॉर्ट कर लो, क्योंकि मध्य वाली हाइट ऐसे नहीं निकलेगी। हाइट कभी भी ऐसे, मतलब जैसे अभी मैंने नंबर लिख रहा था ना 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो फिट बैठ रहे थे, सॉर्टेड ऑर्डर में थे। पर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मीडियन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में डाल के फिर जो मध्य बनेंगे, अगर वो 1 से ज्यादा है तो उसको 2 से भाग करेंगे, तो आपको मीडियन मिल जाता है। ठीक है, कभी भी गिवन लिस्ट पे सीधा मीडियन नहीं 159.5 निकलता है। आएगा। क्या आंसर आएगा? 159.5। यस। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? 156, 157 और उसके बाद 159, 160, 161, 162। तो जब भी हमें ऐसे निकालना होता है असेंडिंग ऑर्डर में करके, और जो बीच के दो मध्य अगर बनते हैं तो उन दोनों को हम किससे भाग कर देते हैं लास्ट में? 2 से। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या आने वाला है? 159.5। क्योंकि मीडियन को आप ये मत लें, मीडियन को आप ऐसा मत समझें कि मीडियन कोई मतलब एक वैसा है कि वैल्यू पूछ रहा है वो कौन सी है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे इस केस में। आपको बस एक बात बता देनी है कि मीडियन का मतलब है, जैसे एप्लीकेशन देख लेनी है किस टाइप की। तो अगर हाइट का मीडियन वो पूछेगा तो फिर हाइट का मीडियन कैसे बताओगे आप? जब तक हाइट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं डालोगे तो हाइट्स का मीडियन नहीं निकल पाएगा आपको। तो मीडियन का मतलब वही होता है कि उनके बीच की वैल्यू। और आगे अगर हम चलेंगे, मोड, मोड की बात करते हैं तो मोड बड़ा ही आसान है। मैं लिखता हूँ 50 50 70, 50 50 70 60। तो मोड ये बोलता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है हम उसको मोड बोल देते हैं किसी गिवन लिस्ट का। तो डेटा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो। तो डेटा देखो 50 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 बार हुआ है। 60 कितनी बार रिपीट हुआ है? टोटल 1 बार हुआ है। और जो 70 बचा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार हुआ है। तो मोड हमेशा किसी भी लिस्ट का कौन कहलाता है? हमेशा वो कहलाता है जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है गिवन डेटा में। तो व्हाट इज द मोड फॉर द गिवन क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट आंसर? 50। तो आपको सिंपल सी बात है, मीन जब जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे। मीडियन निकालना होगा तो बीच के जो दो नंबर हैं, या अगर इवन है तो 2 पकड़ेंगे, अगर एक ही है तो वही पकड़ के आंसर दे देंगे। और मोड है तो हमें क्या बताना है कि जो सबसे ज्यादा बार क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं मीन, मीडियन और मोड की। अब इससे अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर कुछ कुछ ऐसी कर्व आती है कि जिसमें स्टार्टिंग में वैल्यूज बड़ी बड़ी हो, बाद में छोटी होती जाए, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, एक ऐसा ग्राफ बनता है डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज का कि जो कुछ कुछ ऐसी एवरेज की बात करता है कि बीच में एकदम बढ़ेंगी और फिर ऐसे नॉर्मल रहेगा। और एक और ग्राफ बनता है अगर हम बात करें इसमें, तो वो वाला ग्राफ क्या होता है कि वैल्यू धीरे धीरे बढ़ के ऐसे एकदम बढ़ के ऐसे आती है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे तीनों ग्राफ अलग अलग तरीके के हैं। तो ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं पहले वैल्यू ज्यादा बड़ी थी बाद में कम होती गई वो, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड, SKEWED, पॉजिटिवली स्क्यूड। और जिसमें वैल्यू बराबर बराबर बटी हो, एवरेज जैसा जो दिखता हो, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
और जिसमें वैल्यूज बाद में बढ़ती हैं, बाद में हायर वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग में वो नॉर्मल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन मीडियन मोड के जो क्वेश्चन है इन तीनों पे बेस्ड हो सकते हैं, आइदर वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक है या नेगेटिवली स्क्यूड है, जिसमें इनिशियल स्टेप पे वैल्यूज हायर है, उसके बाद लोअर होती जाती हैं, पॉजिटिवली उसको बोलते हैं। जिसमें एवरेज सा नेचर रहता है, ऐसे वाला कर्व जिसमें बनता है, सिमेट्रिक नेचर वो है। और जिसमें बाद में वो बढ़ा हुआ दिखता है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो आप इनके अलग अलग ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है उसमें आपकी इक्वेशन क्या बनती है, मोड लेस देन इक्वल टू, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, मीडियन लेस देन इक्वल टू मीन, ये ध्यान रख लेना। मोड लेस देन इक्वल टू मीडियन लेस देन इक्वल टू मीन, ऐसा ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव अगर होगा, आवाज किसके यहाँ से आ रही है बताएगा क्या एक बार कोई? आप पानी भर रहे हो क्या, सुन रहे हो बात मेरी? एक तो ये मैं इस फिर रिमूव करूंगा ना, फिर ये बोलेंगे कि यार सर मेरे एंड से आ ही नहीं रही थी। गरिमा करके लड़की मेरे को दिख रही है, उनके एंड से आवाज आ रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस कि आप ना आवाज मत करें, क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस होती है सभी को। सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, तीनों इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल मतलब कि मीन इट इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों। मतलब कि जिसमें आप सिमेट्रिक की बात करेंगे तो तीनों वैल्यूज ओवरऑल जब आप बाद में देखेंगे तो इक्वल मिलती हैं। मीन मीडियन मोड की जब जब बात होती है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ऑल द वैल्यूज आर सेम, ऐसे मीन मीडियन मोड। और जैसे ही हम नेगेटिवली की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख पाएंगे, बस ये पोजीशन और ये पोजीशन है, इनको उल्टा कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब कि सबसे पहले मीन आ जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू मीडियन रहेगा और लेस देन इक्वल टू मोड रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये इक्वेशन जब जब आपसे पूछ ली जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें, पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, ये बनता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं, और नेगेटिवली स्क्यूड अगर होता है तो मीन लेस देन इक्वल टू मीडियन लेस देन इक्वल टू मोड, ऐसा उल्टा होता है इन दोनों में एक दूसरे का। आप इनको भूले ना, एक याद रहेगा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, बस आपने पोजीशन चेंज कर दी उसकी, और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है। अच्छा, हम मानते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, 3 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं 50, 60 और 70। 3 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं 50, 60 और 70। तो वो बोलता है ये जो डेटा गिवन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, किस तरीके से इनके मार्क्स जो है डेविएट हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें। मतलब आज के दिन 2 दिन बाद पेपर है तो इस बात से होना चाहिए कि कैसे ये निकलता है। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, जब भी गिवन डेटा सेट होगा तो आपको एक ही काम करना है कि एक तो आपको एक्स आई, देखो एक्स आई मतलब हर एक के इंडिविजुअल का डेटा, इसको एक्स आई बोलते हैं, मतलब मार्क्स। और उस एक्स आई का एक आप स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब जो भी मार्क्स गिवन है, और जिन जिन के मार्क्स है, मान लो 3 बच्चे एबीसी हैं, हमने लिख लिए, तो 50 एक के हैं, 60 एक के हैं, 70 एक के हैं। एक्स आई मतलब ऐसे निकाल लेंगे हम, और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 3600 और 4900। सिंपल है। फिर आप इनको जोड़ देंगे, ये 180 आ जाएगा, और 49, 36 और 95 को मेरे ख्याल से जब जोड़ेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा आई थिंक। तो आपका सबसे पहला काम है, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन डेटा का पूछा जाएगा तो आपको उनका एक एक्सआई मतलब एक तो उनका सम कर लें, एक उनके स्क्वायर का सम कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये देखने होते हैं कितने नंबर हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 1 2 3, 3 डेटा गिवन है। तो अब हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा कैसे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, सिग्मा से। तो अब हमें देखना है कि ये निकलता कैसे है। अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट लगा के सबसे पहले एन, एन मतलब कि 3, और उसके बाद जो सिग्मा एक्स, जो एक्स स्क्वायर आपने निकाला है उसका सम यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधा लिख देता हूँ। और फिर माइनस इसमें करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो कि मार्क्स इंडिविजुअल के मार्क्स हैं उनके सम का स्क्वायर करते हैं। तो जैसे 180 था वो, तो उनका स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। और नीचे हम एन का स्क्वायर करते हैं, एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मैं इसको चलो फार्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एन आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पे n स्क्वायर आएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर मतलब कि वही xi स्क्वायर जो आपने निकाले हैं उनका जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, माइनस यहाँ पे सिंबल आएगा और जो xi वैल्यू है उनका हम सिग्मा करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या लिखा मैंने, n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi उसका होल का स्क्वायर। तो ऐसे हम जब इसको निकालेंगे तो अब ये वैल्यूज वही है 11×33 माइनस जो भी स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम जब इक्वेट जो भी है मतलब अंडर रूट अब आप खुद कर लेंगे, तो इसका आंसर मान लीजिए ये आता है 8.165। तो अगर यहीं से वेरिएंस हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, वेरिएंस की डेटा किस हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब कि वो जैसे बीच की वैल्यू 50 के बाद सीधा 70 आए, 70 के बाद सीधा 90 आए, जैसे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो वेरिएंस सबको पता होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। देखो दो चीज है, या तो वेरिएंस निकाल लो पहले और उसका अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकाल लो उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। तो जब 8.165 का तुम स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा 66.67, 8×8=64 और 165 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो कुछ 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो हम उसको करेंगे तो 66.67 आएगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको गिवन लिस्ट का वेरिएंस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, या फिर मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, अगर इन पांचों में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। पारुल क्लियर है सर, नहीं आ रहा है? क्लियर है सर, आ गया समझ। ओके, तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, बस यहाँ पे एक तकल्लुफ उठाना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एकदम से इस चैप्टर का अगर मैं नाम आपको बता दूं तो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं आंकड़े, तो एक तरीके से इस चैप्टर की हमने जो बातें की हैं वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होनी चाहिए। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन में देता हूं, देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इसका आंसर देते हैं। अगर सिग्मा 10 है तो व्हाट इज वेरिएंस, बताइए व्हाट इज वेरिएंस, पारुल? सर 100। 100, ओके। और अगर वेरिएंस मान लो 100 है, वेरिएंस अगर 100 है तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? सर 10 वही होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर यस कर सर, देना है, 10। अंडर करना 10,000। है। अच्छा एक बात मैं बोलता हूँ, larger the standard deviation, larger the standard deviation dash the variance, larger और smaller? लार्जर। Smaller. larger, very good। जिसने भी larger बोला है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है तो देखो अगर ये 10 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 20 होगा तो 400 हो जाएगा, तो लार्जर लार्जर ही तो हो रहे हैं दोनों। समझ आ गया, ये इजी है। तो ये भी अगर आपको आ जाए, लार्जर द स्टैंडर्ड डेविएशन डैश द वेरिएंस, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ता है वो, लार्जर लार्जर इक्वल। क्वेश्चंस इनसे बहुत आ सकते हैं, आपको इनको देख के घबराना नहीं है कैसे भी। अच्छा एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही इन्हीं से एक और निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसको हम सीवी से लिखते हैं। और सीवी से लिखने के बाद हम देखेंगे कि वो कैसे निकलता है क्वेश्चन, हम समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो सीवी हमेशा किसके किसके बेसिस पे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के ऊपर। मीन को हम म्यू बोलते हैं, म्यू, यहाँ पे म्यू तो मीन है, मीन आप समझते हैं हमने पढ़ लिया है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गिवन हो तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता सकते हैं। और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की परसेंटेज पूछी गई हो तो सिग्मा बाय म्यू इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिग्मा बाय म्यू ये फार्मूला आपको याद रखना है, जहां पे सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है और म्यू का मतलब मीन ऑफ डेटा, मीन, मीन मतलब एवरेज। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा वो। अगर ऐसे डेटा सेट गिवन है, मान लीजिए 2 डेटा सेट गिवन है और म्यू की वैल्यू गिवन है और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, और आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है परसेंटेज में, ये डेटा सेट 1 है, ये डेटा सेट 2 है, 2 की बात की गई है। मान लो यहाँ पे ये 5 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 2 है, तो कौन से डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, कौन से डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज ज्यादा है, बताइए। DS1।
DS1 मतलब डेटा सेट 1 का ज्यादा है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो कि मैं बोलूँ हाँ मैंने आपको देश से नारी चीज बता दी, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सिग्मा बाय म्यू करते हैं हम, सिग्मा बाय म्यू। तो 1/5 गुणा में 100% लिखने के लिए ऐसा करेंगे तो 20% आएगा, 20% आएगा। और 2/20 गुणा में 100% निकालने के लिए करेंगे तो सीधा सीधा 10% आएगा। तो जो प्रतिशत ज्यादा है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आया, देखते हैं कौन बताएगा उस क्वेश्चन को, कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ए व्हीकल इन ए हाईवे इज, उसने बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी उसने किसकी, व्हीकल की, हाईवे पे 8.8 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसने दिया एंड मीन स्पीड ऑफ व्हीकल, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल इज 33 किलोमीटर पर आवर। Then what is the coefficient of variation in speed is, what is CV? Very easy, ऐसे करके उसने क्वेश्चन दिया, तो मेरे ख्याल से बता देंगे बच्चे मेरे बताने से पहले। What is the right answer? उसने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल इन ए हाईवे इज 8.8 किलोमीटर पर आवर एंड मीन स्पीड ऑफ व्हीकल इज 33 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ख्याल से यूनिट से यूनिट कट जाएगी। उसने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन स्पीड। तो बेहद आसान है, किसी का नहीं आया क्या? किसी बच्चे का आंसर नहीं आया क्या? भूल गए क्या फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? सिग्मा बाय म्यू करेंगे और 8.8 डिवाइड बाय 33, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, तो इसको जब भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.2666 समथिंग, ऐसा कुछ। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि वो इतना आसान था क्या, पर जब हम पेपर से लौटते हैं तो हमें भी ये पता चलता है कि अरे यार उसको तो भाग करना था बस। और जरूरी नहीं है कि वो आपका खाली कंप्यूटर साइंस में आए, वो आपका मैथ में भी आ सकता है, नॉर्मल मैथ में। तो इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को लेके गड़बड़ ना करें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, देखते हैं कौन है वो बच्चे। क्वेश्चन उसने कुछ ऐसे दिया, एन एग्जामिनेशन पेपर हैज, एक पेपर है जिसके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 150 MCQ है उसमें, 1 मार्क ईच, सबका 1-1 मार्क है, विद ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस, हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस हैं, ईच इनकरेक्ट आंसर, हर एक इनकरेक्ट आंसर -0.25 करता है। सपोज मान लीजिए 1000 स्टूडेंट पेपर देते हैं, 1000 स्टूडेंट्स चूज ऑल देयर आंसर्स रैंडमली विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी मतलब कि कुछ उसने ऐसा बोला रैंडमली सेलेक्ट करते हैं अपने आंसर पे, पर हमें ये जरूर पता है कि 4 में से 1 सही है, 3 गलत हैं। उसने फिर पूछा है द सम ऑफ या सम टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल दीज स्टूडेंट्स इज, उसने बोला अगर 1000 बच्चे पेपर लिखते हैं और 150 MCQ अटेम्प्ट करते हैं और 1 मार्क राइट का मिलता है और इनकरेक्ट का 0.25 कटता है, तो बताइए कि जब उन बच्चों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0, 2550 या फिर 75-25 या फिर 93-75? तो देख लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उनका सम पूछा गया है, कोई बच्चे ने आंसर दिया है क्या? किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? पारुल, चैट पढ़ सर पा अभी रहे हैं आप? हाँ यस मैंने सर, किया था सर, 0 आएगा शायद। 0 आएगा, वेरी गुड, 0 आंसर आएगा, वेरी वेरी गुड, आंसर इज रॉन्ग। देखते हैं कैसे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना है वो देख लेंगे हम। बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर x की बात करें और px की बात करें, रैंडम एक तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हुई है, तो एक नंबर जो एक अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं ऐसे, तो 1/4 पॉसिबिलिटी है, मतलब कि 4 जो ऑप्शन है 1/4, एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, क्योंकि एक ही ठीक होगा, मतलब 4 ऑप्शन में से, है ना। और अगर देखा जाए -0.25 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4।
अगर हम किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन ठीक है। और 3/4 किसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है? -0.25 की, कि 4 में से 3 बार उसको -0.25 मिलेगा। ऐसा अगर हम मान ले तो अब इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, कैसे है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकाल लेना है? एक्सपेक्टेड मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे। और एक्सपेक्टेड को अगर ई से लिखते हैं हम, अगर ई से लिखते हैं तो बड़ा ही सिंपल है ये, एकदम से आसान है। कभी भी ऐसे एक्सपेक्टेड की बात होगी तो सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स ऐसे निकालेंगे। एक्स इंटू पी एक्स मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज है उनको जोड़ देंगे तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाएंगे पर क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है 1 इंटू 1/4 करेंगे, ये दोनों 1 मार्क मिलेगा 1/4 बार, और जमा कर देंगे -0.25 को, और ये कितनी बार मिलेगा आपको? 3/4 बार। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 माइनस में 3/16, और जब इसको घटा बटा करके करेंगे तो 1/16। एक तरीके से वही चांस आ गया ना, 1/16 मतलब जो चांस है वही है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स पर क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो चांस आपका बना है 1/16 मार्क्स, मतलब मार्क्स का भी 16वां हिस्सा, अगर हम ऐसे करते हैं। और अगर आपका पर क्वेश्चन मार्क्स आ गया तो मेरे ख्याल से बड़ा ही इजी है। तो एक बात बताइए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन है। 150 सर, यस सर। तो अगर एक बच्चा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन में उसको 1/16 मार्क्स मिलता है, तो 150 क्वेश्चन में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 150 गुणा 1/16, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 75/8। और एक बच्चा अगर 75/8 मार्क्स लेता है तो 1000 बच्चे कितने मार्क्स लेंगे? सारे स्टूडेंट का सम बताना है आपको। तो 1000 स्टूडेंट उस केस में कितने मार्क्स लेंगे? 1000 गुणा में 75/8, और जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आएगा 93/75। सबके मार्क्स जोड़ने से इतना आएगा आंसर। तो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया। हमने पहले एक्स और पी एक्स बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो भी है वो देख लिया। हमने पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन के मार्क्स निकाले पर स्टूडेंट, उसके बाद हमने 150 क्वेश्चन के मार्क्स निकाले पर स्टूडेंट, और जब हमें पता चल गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं तो टोटल हमें 1000 का सम निकालना था, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर 500 स्टूडेंट के मार्क्स पूछता हो तो तुम क्या करते? किससे गुणा करते 75/8 को? बताइए जरा। 500 से सर। 500 से, ओके। और अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐसे दे देता कि हर गलत नंबर के आपको मार्क्स 0.50 मिलेंगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर वो बोलता अगर वो बोलता कि हर क्वेश्चन के आपको -0.50 मिलेंगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? जी सर। आयुष जो है, मैं इनको रिमूव कर देना चाहता हूँ, मैं इनको रिमूव कर देना चाहता हूँ। कर दिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने बार बार सुना नहीं कहने से। कोई बात नहीं, जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे हम उसको फिर यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन है वो बच्चे जो अगर एमसीक्यू में 4 की बजाय 5 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? कोई ऐसा बच्चा है जो एमसीक्यू में 4 की बजाय 5 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन से डर जाएगा कि नहीं नहीं मेरा नहीं होगा ये? आप बता सकते हैं मेरे को, अगर 0.5 मार्क्स कटते हैं तो व्हाट इज द एक्स और पी एक्स? देखते हैं कौन है वो बच्चा जो हाथ उठा के बोलेगा सर मैं बताऊं। बता सकते हैं आप? पी एक्स और इसकी वैल्यू क्या भरूं मैं यहाँ पे? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं और एक गलत क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स कटता है तो क्या बनेगा पी एक्स उनका? कितनी बार एक नंबर मिलेगा उसको? 1/5 बार। और कितनी बार गलत नंबर मिलेगा उसको? 4/5। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्क्स पर क्वेश्चन कितने आएंगे? मार्क्स पर क्वेश्चन देखते हैं कौन है वो बच्चा जो बताता है इसका आंसर, कि ऐसे पेपर में एक बच्चे के कितने क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स आएंगे पर क्वेश्चन? पर क्वेश्चन कितने मार्क्स आएंगे? एक्सपेक्टेड मार्क्स पर क्वेश्चन। .6 बोला है किसी ने, जिसने भी बोला है उसने क्या किया होगा?
1 गुणा 1/5 किया होगा जमा और माइनस 0.5 किया होगा और उसको फिर किससे गुणा किया होगा उसने 4/5 से। अब ये क्या आता है ये मेरा कंसर्न नहीं है। अच्छा यहाँ पे 150 के साथ 200 क्वेश्चन होते तो क्या आप कर लेते। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक बच्चा 200 क्वेश्चन का पेपर देता है, एमसीक्यू उसमें रहते हैं, ठीक है, और एमसीक्यू जो रहते हैं अगर वो 4-4 ऑप्शन के रहते हैं और 0.25 ही माइनस होता है, ठीक है, तो आपको बस इतना बता देना है कि अगर उस पेपर को 400 बच्चे देते हैं तो उनका जो है सम कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा, और ये करके सारे सबके मार्क्स का, और ये करके आपको ग्रुप में शेयर कर देना है। देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इसका आंसर कर पाएंगे राइट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी आपके पेपर में आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने बात की है, किसकी बात की है हमने, एक तरीके से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोल सकते हैं, डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्क्रीट में ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, ऊपर वैल्यू और नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी होगी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा कि सबको गुणा करके जोड़ देना होगा, और उसकी आप एप्लीकेशन समझ लेना, ऐसी ही होगी एप्लीकेशन जैसी अपने इस क्वेश्चन की थी बस। तो इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, नंबर 2 टाइप डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये बहुत ही आसान होता है, इसका फार्मूला बेहद आसान होता है। कैसे, अगर इसका क्वेश्चन आ जाए 10 डाइस थ्रो की गई, 10 डाइस आर थ्रोन, 10 डाइस फेंकी गई, what is the probability of getting exactly 2 sixes, exactly 2 sixes, कि 10 में से 2 6 आए एग्जैक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लें, p की। देखो p क्या होता है कि अगर डाइस तुम एक बार फेंकोगे, एक डाइस एक की रेस्पेक्ट में निकाल लो, अगर एक बार डाइस फेंकोगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, तो p निकल गया हमारा, और q क्या निकल जाएगा, 5/6। सिंपल, एक में से घटा दो, क्यू आ जाएगा नए आने की, क्यू मतलब नए आने की। और ऐसे क्वेश्चन में हम एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है, एन सी आर पी की आर क्यू की एन माइनस आर। तो अगर इसने क्या बोला है कि 10 डाइस फेंकी गई और 2 डाइस पे 6 आना चाहिए, तो 6 पी और क्यू हमने निकाल लिए, और 10 में से 2, 10 में से 2, तो 10 एन 10 हो जाएगा, आर 2 हो जाएगा। तो P मतलब 1/6 की R मतलब कि 2 और Q मतलब कि 5/6, N माइनस R अगर उसकी करेंगे तो मतलब कि 8। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ लें, NCR P की R Q की N माइनस R, इस तरीके का फार्मूला इसका होता है, कभी भी आपको इसको भूलना नहीं, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़े, एक बार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर ले। NCR का फार्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल वाला वो मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लें। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, 100 डाइस आर थ्रोन, 100 डाइस फेंकी गई, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू फॉल 6, कितनी पे 6 आने की संभावना है, व्हाट इज द वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस इन नंबर ऑफ सिक्सेस। तो अब इसने देखो वो नहीं पूछा जो पहले पूछा, पहले तो इसने ये पूछा था चांस कितने, प्रोबेबिलिटी पूछी थी, अब इसने वेरिएंस पूछ लिया, वेरिएंस। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि जब जब वेरिएंस पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आएंगे, तो यहाँ पे एक तो होता है EX, और EX होता है आपका मीन, वही एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हमेशा मीन होता है, एवरेज, और EX यहाँ पे होता है NP, क्या होता है NP, और वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ X ये बड़ा सिंपल होता है NP और ब्रैकेट में 1 माइनस P। ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे, NP और NP 1 माइनस P। तो आपको N चाहिए, P चाहिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो बताइए व्हाट इज द वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस। तो सिंपल है, N की वैल्यू सबको पता है, 100 डाइस फेंकी गई, P सबको पता है 1/6 आएगा क्योंकि 6 के आने की पूछी गई है, और 1 माइनस 1/6, दिस इज द राइट आंसर। अब इसका जो भी आंसर आएगा आप देख लें। तो मीन और वेरिएंस की बात हुई है यहाँ पे, आप ये दो फार्मूले याद रखें, और ये वीडियो अगर बीच में एंड होता है तो हम जल्दी जल्दी दूसरा लिंक शेयर करेंगे, आपको फास्ट आ जाना है क्योंकि दूसरी वीडियो में काम खत्म हो जाएगा अपना। तो पारुल आप अगर एग्रीड हैं इस क्वेश्चन से तो हम आगे बढ़े, मीन और वेरिएंस कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में। जी सर बिल्कुल। मीन है तो NP है, वेरिएंस है तो NP 1 माइनस P है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये। N और P की वैल्यू आपको देख लेनी होती है, उससे ज्यादा
कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें इस क्वेश्चन में समझ आने लायक ना हो। तो Excuse me, आगे एक और sir. क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी सर एक अभी आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था कि क्या करना हाँ था, तो उसमें क्या हाँ करना था सर? उसमें कुछ नहीं, उसमें तो मैंने वो क्वेश्चन दिया था ना वैसा, कि अगर उसमें पर स्टूडेंट वो एवरेज पूछी जाएगी, एवरेज मतलब कि वो जैसे मीन जैसी बात करेगा, वो ओके ओके, ठीक है सर, मीन के ठीक जैसी है। बात करेगा वो, जैसे एवरेज जैसे हमने निकाला ना मार्क्स पर स्टूडेंट, तो हमने हाँ जी। या मार्क्स पर क्वेश्चन, तो मार्क्स पर क्वेश्चन वही हो गया ना कि मतलब एक क्वेश्चन के मार्क्स 150 में से, ओके तो वही वो ओके, एवरेज सी की कुछ बात करेगा ऐसे। तो ठीक उसमें है भी ये सर। मीन वेरिएंस होते हैं, पर ठीक है उसमें भी हम बात कर लेंगे। ये मैं लास्ट में जाते जाते फार्मूला उसका भी लिखवा दूंगा, वैसे वो उस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं मैं, देख लेते हैं। ए लॉट हैज 10% डिफेक्टिव आइटम, उसने बोला डिफेक्टिव आइटम 10% हैं, और द आइटम्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ चूजन आइटम्स आर डिफेक्टिव, टू ऑफ चूजन आइटम्स आर डिफेक्टिव। तो ये बड़ा ही सिंपल होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी टेंशन ना लें, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप बता दें जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए। 10% डिफेक्टिव आइटम है। बता सकता है कोई? और एक और इंफॉर्मेशन लिख लें, 10 आइटम्स आर चूजन, 10 आइटम्स आर चूजन, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर डिफेक्टिव। तो बड़ा सिंपल है, 10% डिफेक्टिव है तो मतलब पी आ गया आपका 1/10, तो क्यू क्या आ जाएगा 9/10। 10 में से 2 डिफेक्टिव हों ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो 10C2 और 0.1 इसको हम लिख सकते हैं 2, 0.9 की 8, इसको आगे आप कर सकते हैं। 10 टोटल 10 हमने छाटे जिसमें से 2 डिफेक्टिव निकले, तो पी और क्यू इसके हिसाब से निकल जाता है। ऐसा ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी में क्वाइन का भी क्वेश्चन आता है, और क्वाइन का क्वेश्चन कैसे आता है वो आप देख लें। एक क्वाइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, वो क्या बोलता है, क्वाइन को 4 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो हेड्स आने चाहिए, और हेड्स आप जानते हैं एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करो, तो यहाँ पे P 1/2 हो गया, क्योंकि हेड टेल दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक बार हेड आएगा एक बार टेल, तो क्यू भी क्या हो गया 1/2। तो 4 बार फेंका गया, 3 की निकालनी है कि 3 बार आए, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 0.5